अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में हद्दे निगाह दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। उसकी वजह जो है वो स्मोक है और स्मोक दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्मोक के बढ़ने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना खास तौर पे उन लोगों को करना पड़ रहा है जो कि मोटरसाइकिल पे, मोटरबाइक्स पे और साइकिल पे सफर करते हैं, और ज्यादातर तादाद उन्हीं लोगों की है जो कि मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं। गाड़ियों पे तो इक्का दुक्का लोग सफर कर लेते हैं, जो लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं करते, अल्टीमेटली जब वो अपने काम काज पे जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से स्मोग और हवा के अंदर माहौलियाती आलूदगी के जो जर्रात हैं वो सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं और आंखों के जरिए भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसकी वजह से शहरी काफी परेशान है। बच्चों के लिए खास तौर पे ये परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन को मैं सुबह आज भी आ रहा था तो देखता हूं कि मोटर बाइक पे बच्चों को आगे बिठा के और सफर कर रहे होते हैं, और तेज रफ्तार में जब जा रहे होते हैं तो हवा में मौजूद आलूदगी के जर्रात जो है उनकी आंखों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सांस के जरिए जो है वो फेफड़ों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ऊपर से कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर भी काफी हद तक परेशान कर रही है। आज का मौसम हमारे फैसलाबाद का कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे। मिर्जा साहब, बताइएगा आज फैसलाबाद के मौसम का अहवाल क्या रहेगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो मजीद ठंडा होता जा रहा है। रात का दर्जा हरारत जो है उसमें भी कमी वाक़ई हुई है, और जो दिन भर का दर्जा हरारत है उसमें भी कमी मुतवक्के है, और ये महसूस हो रहा है कि अब मौसम जो है वो आने वाले दिनों में मजीद ठंडा होने वाला है। नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह रात में दर्जा हरारत जो है वो अब 13 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो चुका है, दिन में भी दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है उसमें इजाफा नजर आ रहा है। लगभग 80% तक नमी है इस वक्त मौजूद हवा में। बाद दोपहर नमी कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ स्मोक का अंदेशा भी बाकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 12.5, जबकि ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क तहम मुअद्दिल रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का हाल बता रहे थे। नाज़रीन, अगर हमारे शहर की बात की जाए, बल्कि ओवरऑल पंजाब या पाकिस्तान की बात की जाए, तो आजकल क्राइम रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ जहां नजर आ रहा है, साइबर क्राइम के हवाले से यहां पे मैं गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे शहरियों को पागल बनाया जा रहा है। कुछ लोगों के मोबाइल्स पे टेक्स्ट आते हैं, खास तौर पे जो गांव के लोग हैं वो इस चीज से ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो झांसे में जो है वो जल्दी आ जाते हैं। अब क्राइम करने का तरीका क्या होता है कि किसी ना किसी न्यूज चैनल की तरफ से कोई मैसेज भेज दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि आपके लाखों रुपए के इनामात निकले हैं, आपकी गाड़ी निकली है, पहले आप 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में लगवाएं, देन आपको टोकन दिया जाएगा जिससे आप तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से पागल बना के उनसे भी पैसे बटोरे जाते हैं। इसके अलावा आप एटीएम मशीनों की बात कर लें, वहां पे भी स्कैनिंग मशीन छोटी सी लगा दी जाती है जिससे आपका बार कोड जो है वो स्कैन करने के बाद हैकर्स वहां से पैसे निकलवा सकते हैं। या फिर आपको किसी ना किसी बड़े अदारे का कह के उसकी मेल आती है, और मेल में ये पूछा जाता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, जिसमें आपका आईडी कार्ड नंबर और इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर और दीगर चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो ये दूसरा शख्स जो मौजूद होता है, जिसको मेल रिसीव होती है या कॉल आती है, वो डर के मारे या फायदा हासिल करने के लालच में ये तमाम तर इंफॉर्मेशन उस शख्स को दे देता है जो उससे पूछना चाहता है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हैकिंग के जरिए उसके क्रेडिट कार्ड से, उसके डेबिट कार्ड से पैसे जो है वो निकलवा लिए जाते हैं। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ साइबर क्राइम के हवाले से दीगर बात करें, आईडीज लोगों की हैक की जा रही हैं, चाहे वो फेसबुक की हो, इंस्टा की हो, या फिर इसके साथ साथ मेल एड्रेसेस हो। हैक करने के बाद उनके आईडी से दूसरों को मैसेज भेज के जो है वो पैसे मंगवाए जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त के साथ भी ये हादसा जो है वो चंद दिन पहले पेश आया कि दुबई में खुद रह रहा है, लेकिन उसकी आईडी जो है, उसके नाम की आईडी दूसरे बंदे ने एक तैयार की, और उसके तमाम फ्रेंड सर्कल जो है उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिया कि मैं दुबई में इस वक्त फंसा हुआ हूं, मजबूरी में हूं, आप मुझे पैसे भेजें ताकि मैं यहां से निकल के घर आ सकूं। तो बहुत सारे लोगों ने पैसे भेज भी दिए, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि वो आईडी जो है वो शख्स की थी ही नहीं जो पैसे मांग रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे धोखे जो है, फ्रॉड जो है आजकल हो रहे हैं। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है
तैयब मकबूल जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और क्राइम के हवाले से शहर फैसलाबाद पर बड़ी गहरी नजर होती है इनकी। तो तैयब ये बताइएगा, सोशल मीडिया और इसके साथ साथ साइबर क्राइम की खासतौर पर अगर बात करें, दिन ब दिन इसके केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी जदीद होती चली जा रही है, क्राइम करने के तरीकेकार भी जदीद होते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? शुक्रिया नान। जैसे अभी आपने यही बात की कि जिस तरह टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, किसी सदी है, हर शुबा ज़िंदगी में जिद्दत आ रही है, वहीं जो क्रिमिनल्स हैं वो भी अपने काम में जो है जिद्दत लेके आ रहे हैं। इस तरह की अभी आपने बात बताई है, इसका मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि अभी चंद दिन पहले FIA ने गैंग गिरफ्तार किया जिसमें एक नाइजीरियन बाशिंदा था, जबकि 2 नाइजीरियन ऐसे थे जिन्होंने अब पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले रखी थी, और एक सिकंदर नामी पाकिस्तानी शहरी था। उन्होंने एक फेक ईमेल ID तैयार किया, उसमें उन्होंने शो किया कि वो अमेरिकन नेशनल काउंसिल जो है उसकी वो खातून एडमिन ऑफिसर है, उनका उस एक शहरी है बकर का, उसको ये मेल की गई कि मैं बैकवर्ड एरिया में, एक बैकवर्ड इलाके में यानी कंट्री में फंसी हुई हूँ, मेरे जो विरासत में मुझे तकरीबन $6 लाख आया हुआ है, वो मैं किसी ईमानदार बंदे को, किसी दर्दमंद बंदे को शिफ्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे जान का खतरा है अपने मुखालफिन की तरफ से, अपनी फैमिली रिश्तेदारों की तरफ से। वो बेचारे ने उसका जवाब भी दिया मेल का, उसमें उससे तकरीबन 2.9 मिलियन 29 लाख रुपया सिक्योरिटी अदा करने की मद में मंगवा लिया गया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि वो ID भी फेक थी और सारा कुछ, लेकिन FIA साइबर क्राइम सेल ने उस पर काम किया, वो बंदे ट्रेस किए, वो बंदे भक्कर से गिरफ्तार हुए। उनमें एक नाइजीरियन था, 2 नाइजीरियन थे वो जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी हासिल कर चुके थे, एक पाकिस्तानी था। इस तरह की बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले एक शख्स को एक बैंक की तरफ से एक लेटर आया कि हम फलां बैंक से हैं, आपका ये कार्ड इनाम में निकली है क्योंकि आपका अकाउंट बड़ा अच्छा चल रहा है, तो लिहाजा आप जो है फलां नंबर पे कांटेक्ट करें, इतने पैसे आप एडवांस में एक सिक्योरिटी के तौर पर दे दें, कार आपको डिलीवर हो जाएगी। हालांकि उस बैंक में उसका अकाउंट ही नहीं था, उसने वो पैसे जमा भी करवाना चाह रहा था, कुछ डिस्कस लोगों से की, वो आप ऐसे लोगों से, तो उसके बाद वो बच गया। इस तरह रोजाना हो रहा है। अच्छा, एक और काम है तो सब के हमारे वकीला वाली गली के कुछ ताजर बता रहे थे, उनके साथ एक वाकया पेश आया कि कुछ फॉरेनर्स आए उनकी शॉप पे कपड़ा खरीदने की गर्ज से, और उनको सारा रेट करने के बाद कहा कि हमारे पास जो पाकिस्तानी करेंसी है वो नहीं है, हमने एक्सचेंज करवाने के लिए जाना है। उन्होंने वो करेंसी निकाल के शो भी करवाई और पूछा कि डॉलर एक्सचेंज वाले या दीगर कंपनियां कहां पे जहां से पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप कचहरी बाजार में जाएं, वहां पे साथ ही कचहरी बाजार मौजूद है, पैसे एक्सचेंज करवा के ले आए। उन्होंने कहा हमें पता नहीं कि पाकिस्तानी करेंसी है कैसी, तो कैन यू शो मी अ नोट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। तो उन्होंने शो किया 1000 कहता बिगेस्ट नोट कौन सा है, कहता मैंने 5-5 हजार, मैंने ड्रॉ खोला, वो आगे आके खड़ा हो गया, और ड्रा में जब देखा 5-5 हजार वाली थदियां पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि खुद पकड़ के ना अच्छा मतलब शो करने लगा, दिस इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। और कहता ऐसे करके उसने नोट खोले और ऐसे ही बंद करके मुझे दे दिए, और देने के बाद जब वो कह रहा है कि मैं लेने के लिए बाहर, वो एक्सचेंज करवाने के लिए बाहर निकला, मैंने नोट किया कि 25 से 30 नोट 5-5 हजार वाले कम है, विच मीन वो उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज है कि वो देखते देखते ही बंदे के हाथों से पैसे जो है वो निकाल के वो जाते हैं। तो इस तरह के भी वाकयात बहुत सारे पेश आ रहे हैं। फनान, इस तरह के वाकयात ना माजी में बहुत ज्यादा थे। आप सफर कर रहे हैं, किसी ने आपको जूस पिला दिया नशावर, कोई बिस्किट खिला दिया नशावर, बेहोश करके आपकी जेब खाली कर दी, आपको सिक्के दिखाए, एक सिक्का असली दिखाया सोने का, बाद में आपको नकली सिक्के दे दिए। इस तरह के ना माजी में बहुत ज्यादा चीजें होती थी। जिस तरह आप बता रहे हैं ये बड़ा कम रह गया, अब नजरबंदी कर देना, शोबदाबाजी कर देना, ये एक माजी में चले गए हैं। अब इक्का दुक्का वाकयात है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये साइबर क्राइम के लिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त है, उनके एक क्रेडिट कार्ड से, मतलब क्रेडिट कार्ड का कोड उनको मिल गया, बटुआ कहीं गिरा होगा उनका, तो क्रेडिट कार्ड का कोड मिल गया, उस कोड के जरिए उन्होंने अमेजॉन से, जो कि ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उससे परचेजिंग की और लाखों रुपए की परचेजिंग उन्होंने कर ली, और ऐसी परचेजिंग थी कि वो रिवर्सेबल भी नहीं हो सकती थी। मतलब ये एक अजीब तरीके का। असल में यहाँ पे तो साहब आप क्या समझते हैं कि हमारे बैंकिंग अदारे जो हैं उनको अपनी सिक्योरिटी इनहेंस करने की जरूरत है,
क्योंकि हैकर्स जो हैं, दूसरे मुल्कों के हैकर्स यहां पे आके अब काम कर रहे हैं। शायद हमारे सिक्योरिटी सिस्टम वीक हैं जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि बाहर के जो बैंक्स हैं उन्होंने तो अपनी टेक्नोलॉजी साथ साथ अपडेट करनी होती है। हमारे भी बैंक्स को सिक्योरिटी इस हवाले से अपडेट करने की जरूरत है। अपडेट करने चाहिए। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन चल रही है मैक्सिमम। उसमें आपका 2 चीजें बड़ी मेन है। अब आप क्रेडिट कार्ड के लिए जब हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, एचबीएल की बात कर लेते हैं, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो आपका क्लोज फ्रेंड है, जिसने आपका आईडी कार्ड दे के रखा है, जो उसको मोहल्लेदार है, उसके लिए बतानी चीजें को मुश्किल नहीं है। आपकी मदर का नाम भी बता देगा, आपका आईडी कार्ड नंबर भी बता देगा। ये बड़ी आजकल जो है ना, सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन बैंकिंग, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसकी सिक्योरिटी ना बड़ी ही फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। ये मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े ही सीनियर एडवोकेट हैं एफबीआर में ना, वो उनको एक मैसेज आया, कॉल आई कि सर मैं जिस बैंक के अकाउंट था उसका नाम यूज़ किया कि सर आपके फलां बैंक से मैं बात कर रहा हूँ, हमारा पीटीसीएल नंबर ख़राब है इसलिए कॉल कर रहा हूँ, फलां बैंक में आपका अकाउंट है। उन्होंने कहा जी है। उन्होंने कहा मुझे ऐसा करें, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है ना यहाँ पे गलत आ रहा है, जिस वजह से आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, हमने अपडेट किया था उसमें एक डिजिट गलत हो गया। उन्होंने वर्बली उसको फौरी बोल दिया मेरा आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद उनके अकाउंट में तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया पड़ा था, वो गायब हो गया विद इन सेकंड्स। अब देखें क्या उनके सिक्योरिटी है बैंकिंग सिस्टम में कि उसने फोन के ऊपर आईडी कार्ड नंबर पूछ के विद इन सेकंड 2, 3, 4 सेकंड रकम ही गायब कर दी। तो यहाँ मसला यही आता है ना कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है वो वीक है। कोई ना कोई बाहर से आके उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, पैसे निकालता है और चला जाता है। और ये भी सिस्टम नहीं मौजूद कि जिसका धोखाधड़ी से निकाला गया उसे वापस मिल सके। अच्छा ना, यहाँ पे एक और बात है, क्राइम आपको पता हर दौर में होता रहा। वक्त के जो मौजूदा वक्त है उस लिहाज से लोग जिद्दत ही लाते गए। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें जिद्दत आ रही है। इसके आप दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू देखें, हमारी पुलिस, उनके पास अभी रिवायती तरीके हैं बेचारे, वो ये तो ढूंढ सकते हैं कि बंदे को नशावर चीज़ किसने दी, किस्मत से वो बंदा मिल जाए तो मिल जाए। जो जदीद सिस्टम आगे साइबर क्राइम हो रहा है, वो पुलिस के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि वो उसको ढूंढ सकें। अच्छा, अब ये बोझ पड़ता है सारा आके साइबर क्राइम सेल FIA पे, लेकिन जितनी तेजी से जितने रोजाना फ्रॉड की जो वारदातें हो रही हैं, उनके पास भी उतने वसाइल नहीं है, उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और ना ही इतनी जिद्दत है कि अगर किसी ने फोन कॉल करके आपके बैंक की ट्रांजैक्शन कर ली तो FIA के पास मैं नहीं समझता कोई इतनी जदीद टेक्नोलॉजी कि वो फौरी तौर पर डिटेक्ट कर सकेंगे कि कॉल किसने की और कैसे रकम निकली। अच्छा तरीफ साहब, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। फैसलाबाद के अंदर साइबर क्राइम सेल कितना एक्टिव है? ये कहा जाता है कि अगर आपको कॉल पे कोई शख्स तंग करता है, उसका डाटा निकलवाने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको लाहौर जाना पड़ता है। क्या फैसलाबाद में ये फैसिलिटी मौजूद है कि उसकी लोकेशन हर चीज आपको मिले? और अगर आपकी बात सच है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि वो शख्स आपको डरा धमका रहा है, अगर सपोज कोई लड़की है, किसी लड़की को किसी किस्म की नाजेबा वीडियोस पे कोई तंग कर रहा है, ये वो अगर वो उसके पास जाता है तो उसके लिए उसे लाहौर जाना पड़ेगा? यहाँ का कोई सेल है जो कि फाल है और उस पर कार्रवाई करने की हैसियत रखता है? FIA का इधर एक बना हुआ है साइबर क्राइम सेल, केनाल रोड पे है वो काम कर भी रहे हैं, वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की कोशिश करके पकड़ भी रहे हैं, मगर उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। अच्छा, आपकी ये बात ठीक है, अगर उनको किसी भी सेल फोन का एनालिसिस करवाना पड़े, उसकी फॉरेंसिक करवाना पड़े, तो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर भिजवाना पड़ेगा। पूरे पंजाब के लिए एक ही PFSA है, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, पूरे पंजाब के लिए। ये भी वैसे बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जैसे जैसे ये क्राइम की रेशियो बढ़ती चली जा रही है, इनको तो हर शहर के अंदर ये फॉरेंसिक साइंस जो है इसकी खोलनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक काम किया जा सके। हनान, इस हुकूमत ने तो कुछ नहीं इस बारे में किया। ये जो साहब का हुकूमत थी, उनका ये था कि इन्होंने ये बनाई थी PFSA, और बड़ी एक्टिव और बड़ी रिलायबल है। आप सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, तमाम कानून नाफज करने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसकी रिपोर्ट पर रिलाई करते हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रिपोर्ट भी मानी जाती है, लेकिन उन पे पूरे पंजाब का बोझ है। पुलिस का भी कोई फॉरेंसिक के लिए जाएगा, उनके पास जाएगा, FIA का भी जाएगा, उनके लिए जाएगा, दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे भी उन्हीं पर रिलाई करते हैं। उनके पास पूरे पंजाब में काम का बोझ है। फैसलाबाद में PFSA की एक जैली ब्रांच बनी है, लेकिन वो सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए है। सबमिट वही होंगे लाहौर ही, उनका जो फॉरेंसिक वो भी लाहौर पे होगा, रिपोर्ट भी लाहौर से आएगी। ये अगर रीजन की सतह पर बना दी जाए, फैसलाबाद रीजन में डिवीजन में 1 बन जाए, मुल्तान, साहिवाल, हर डिवीजन में 9 बनेंगी,
पूरे पंजाब में। अगर ये बन जाए तो आप यकीन करें ये क्राइम को डिटेक्ट करना ना बड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए हमारे टिकटॉक स्टार्स फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, जन्नत मिर्जा लोग, उनकी वीडियोस का कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे और कहा जा रहा था कि ये उनकी वीडियोस हैं, ब्ला ब्ला जो भी बोला जा रहा था। उसके तहत एक शख्स लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। अब उनके पीछे तो चलो बैग थी, कर लिया। एक आम शख्स, आम लड़की या लड़का जिसके साथ कोई मिसहैप होता है, वो कहां पे जाए? उसके लिए तो इतनी अथॉरिटीज काम नहीं मिलके करेंगी कि एक आम शख्स का जिसके साथ ज्यादती हो रही है, वो जो ज्यादती करने वाला है उसे पकड़ा जाए। इसके लिए भी तो सिस्टम फॉल करने की जरूरत है। बिल्कुल ना, लेकिन ये ना FIA का तरीकाकार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली पुलिस डिपार्टमेंट के निस्बत ना। आप यहाँ पर एप्लीकेशन मूव करेंगे, उस एप्लीकेशन पे इंक्वायरी होल्ड होगी, वो इंक्वायरी 1 माह चले, 15 दिन चले, 2 माह चले, उसके बाद इनको अपने हाई अप से FIR के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद इनको अगर कोई अक्यूज्ड गिरफ्तार करना है तो कोर्ट से उसके ऑर्डर लेने पड़ेंगे, फिर वो गिरफ्तार होगा, फिर उसका सेल लिया जाएगा, फिर फ्रांसी के लिए। ये बड़ा ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड तरीकाकार है, यानी एक आम आदमी तो पिस जाएगा, पिस जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, जितना ये ऑनलाइन और जितना साइबर क्राइम हो रहा है, अगर रोजाना इस पर FIA देने लगे तो फिर वो सिर्फ FIR ही दी और काम कोई नहीं कर सकता। चले जी, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तैयब, कहा जा रहा था कि फैसलाबाद के अंदर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किए जाने लगा है, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वजूहात क्या है? बजट की कमी है या फिर इसे इम्प्लीमेंट किसी और वजह से नहीं किया जा रहा? एक्सप्लेन कीजिए। ना, ये प्रोजेक्ट जो साबिक पंजाब हुकूमत है उसका प्रोजेक्ट था, लाहौर में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। लाहौर में इस प्रोजेक्ट के तहत 20,000 कैमरेज लगाए गए हैं शहर में। फैसलाबाद में इसका प्रोजेक्ट का 30 करोड़ का इब्तिदाई फंड रखा गया था, जिनमें से 10 करोड़ रुपया जारी भी हो गया था। पुलिस लाइंस में SSP ऑपरेशन के साथ इसकी बिल्डिंग भी खड़ी कर दी गई है। अच्छा, इसके साथ फैसलाबाद के 8,000 मकामात को पिन पॉइंट किया गया था, लोकेट किया गया था, जहां पर कैमराज लगने थे। कंपनी से बात भी चल रही थी जिनसे कैमराज परचेज करने थे। कितने टोटल कैमरे लगे? 8,000 कैमरे फैसलाबाद सिटी में, फैसलाबाद सिटी में। ठीक है। अगले जो उसके जो अगला फंड आना था 30 करोड़ के बाद, उसमें फिर देहाती इलाकों में भी जो आपकी तहसील है उसमें भी लगने थे। और ये बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट था। उसमें उसका जो मेन सर्वर बनना था उसके हेडक्वार्टर में बनना था। 8,000 कैमराज की वहाँ मॉनिटरिंग होनी थी। उसी के साथ साथ पंजाब एक्साइज टैक्सेशन उन डिपार्टमेंट से पूरे पंजाब में उनके पास पूरे पंजाब की जितनी यानी 36 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उनमें तमाम कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड एक्साइज में, वो तमाम का रिकॉर्ड भी यहाँ पर इकट्ठा होना था। उसकी गाड़ी का रंग, मेकिंग, मॉडल, हर चीज़, ठीक है। उसमें सबसे अच्छा काम ये हो सकता था कि अगर कोई भी खुदा न ख्वास्ता गाड़ी छीनी जाती है, चोरी हो जाती है, तो वो 8,000 कैमरा में से गुजरती कहीं ना कहीं आप उसको नजर आ। दूसरी बात, रूट का पता चल जाता। दूसरी बात, अगर आपके पास हर गाड़ी, हर बाइक का, हर जीप का, हर बस का, हर चीज़ का आपके पास डाटा मौजूद है, कोई 2 नंबर गाड़ी जो लाहौर से छीनी गई हो वो शहर में एंटर हो, आपको फौरी तौर पे पता लग जाएगा। उस दूसरी बात कि इसको एक पोल काम सिस्टम है पुलिस का, उसके साथ अटैच किया जाना था कि हर PO, हर जो मतलब प्रोक्लेम ऑफेंडर, इश्तहारी, हर को टारगेट ऑफेंडर, इसी तरह कोर्ट एब्सकेंडर, जितने भी थे सबका डाटा वहां मौजूद होना था। जो बंदा एक बार FIR में नामजद हो गया, उसका पूरे पंजाब का डाटा वहां पे जमा होना था। अच्छा, फेशियल रिकग्निशन भी उसमें होनी थी? वो भी होनी थी। अब ये चल रही है पिछले 2-3 साल से कि कोई भी शख्स वो किसी छोटे मोटे जुर्म में भी अगर जेल जाता है तो जेल जाने से पहले उसको CRO क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस पुलिस का वहां ले जाया जाता है। वहां उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके मुख्तलिफ एंगल से उसकी तस्वीर, उसकी आई प्रिंट वो लिए जाते हैं और लेके इस डाटा में फीड कर दिया जाएगा। और अगर वो शख्स मतलूब हुआ और उन पंजाब में आगे से गुजरा तो वो फेस के ऊपर रेड सर्कल या कुछ अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन हुआ ये कि 2016 में वो उसका ऐलान हुआ प्रोजेक्ट का, शुरू होते कोई 6-7 माह लग गए, 10 करोड़ पे आया, बिल्डिंग शुरू हो गई, 18 तक बिल्डिंग खड़ी हो गई। उसके बाद नई हुकूमत आई जिन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, उससे दरे खुद इतना समझा ही नहीं। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। आप देख लें हमारे फैसलाबाद में अराउंड
रोजाना औसतन 50 वारदातें हो रही हैं। अगर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो आप यकीन करें 80% स्ट्रीट क्राइम रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस होने के साथ साथ आप मुल्जमान को पकड़ सकते एग्जैक्टली हैं, जो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुर्म करके निकल जाते हैं, पकड़े ही नहीं जाते। अगर वो पकड़े जाएंगे बिल्कुल, तो बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। बहुत सारी गाड़ियों के जो शीशे तोड़ के वहां से सामान निकाला जाता है, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, आपके 8 बाजार ही नहीं मान इस हवाले से, बाकी चीजों को क्या छेड़ना। मैं आपको एक और ये बात बताऊं, अभी होता है क्या है कि अगर आप किसी सीसीटीवी कैमरे में कोई अक्यूज्ड की तस्वीर आ जाती है, जैसे मैं मिसाल दूंगा कि चंद माह पहले एक बच्ची, बिल्कुल समझ लीजिए 10 मिनट की नौमौलूद बच्ची जो थी, वो हॉस्पिटल लाइट से अगवा हो गई थी। सीसीटीवी में जो मुलजमा लेकर गई थी उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर आ गई, लेकिन नादरा को जब तस्वीर भिजवाई गई वो सिस्टम अभी तक उनको मैच नहीं कर सका कि ये खातून कौन है। अच्छा, अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन जाता, उसमें वो सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाना था कि नादरा का पूरे पाकिस्तान का डाटा भी लिया जाना था फैसलाबाद के लिए, और इतनी देर लगनी नहीं थी। किसी के कैमरे में तस्वीर आनी है, फौरी नादरा से मैच होनी थी, या फिंगरप्रिंट्स किसी के लिए गए वो मैच होने थे। आप विद इन नो टाइम आप एक्यूज को लोकेट कर सकते हैं कहां पे और कौन है, आइडेंटिफाई। और ये मैच ना भी हो, अगर 20,000 कैमरा आपके शहर में लगा, 8,000 लगा हो, 8,000 कैमरा सिर्फ और सिर्फ सिटी में लगाओ, जिस रूट से आप जा रहे हैं वो रूट आपको पता होगा। और अल्टीमेटली आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पे जाके इसने स्टॉप किया, इनमें से कोई घर हो सकता है। अच्छा, इससे ये बात का एक पॉइंट है, उससे पहले जब वारदात होती है, कैमरा में आपको नजर आ गया, आप अगली पुलिस को इन्फॉर्म वहां से बैठे कर सकते हैं कि इसका रूट ये यहां से गुजर रहा है, इसको कैप्चर करें, आगे से कैप्चर करें, इसको राउंड अप करें। ये बड़ा इजी हो जाना था। और बड़ी बात नहीं है, 20 करोड़ रुपया हुकूमत के लिए कोई फंड्स नहीं है। 20 करोड़ पे जारी कर दिए जाए तो ये 80% मुकम्मल हो सकता है। यहाँ पे तो 19 अरब कह के जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। और ये फैसलाबाद के शहरियों के साथ बड़ा जुल्म है। ये बनना चाहिए। ये प्रोजेक्ट पुलिस के अपने ही फायदे में, पब्लिक का फायदा तो है। मुझे तैयब साहब ये बताएं कि एक साल के अंदर कितनी अमाउंट की चोरियां डकैतियां हो चुकी हैं, लोग कितने पैसों से महरूम हो चुके हैं? ये 10 माह का मैं आपको बता रहा हूं, 10 माह का, अब 11वां माह चल रहा है। 1 अरब 42 करोड़ रुपए की वारदात हो चुकी है। अल्लाह अगर अल्लाह, आप 1 अरब 42 यानी 142 करोड़ रुपए की वारदातें ये वो है जो पुलिस ऑन कर रही है, रजिस्टर्ड कर रही है। अदरवाइज बहुत सारी वारदातें ये मुकदमा दर्ज नहीं करते। बहुत सारे लोग पुलिस के बिहेव से उनके पास जाते ही नहीं है। बहुत सारी जो लोग 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस कहती है ये बोगस वारदात है। अच्छा, इसके एवज 20 करोड़ रुपया कुछ ज्यादा तो नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 से अब तक मुकम्मल हो चुका होता तो कितने पैसे बच सकते थे? आप समझ लें कि ये वारदात हाफ से भी कम होनी थी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखें रोजाना फैसलाबाद में 4.5 मिलियन अराउंड डेली 45 लाख की वारदात रजिस्टर्ड हो रही है। 45 लाख रुपया रोजाना की बुनियाद पर लूट रहा है। 24 घंटे में 45 लाख रुपया लूट रहा है। वो चोरी हो जाए, वो छीना जाए। ये मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि ये वो है जो पुलिस ऑन कर रही है। इसको डबल कर लें जो पुलिस ऑन नहीं कर रही, तो कितनी कहां तक बात जा पहुंचती। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अब देखिए पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी कम है, नफरी कम है, मानते हैं। ये पुलिस के बेचारे का एक बड़ा फैक्टर है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में सबसे बड़ा जो उनका फैक्टर है वो यही है कि स्ट्रेंथ कम है। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मत बना दे, स्ट्रेंथ की भी जरूरत कम है, हाफ स्ट्रेंथ में भी काम हो जाएगा पुलिस का, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो पुलिस को अब देखें। अच्छा, वैसे इसमें यह भी होगा ना कि नाके लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी आपको, और इसके अलावा अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे जाके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से जहां पे स्टे किया जाता है, रुका जाता है मसाइल को रोकने के लिए, वो कैमरास के अंदर जब कैप्चर हो जाएगा तो उस मसले की जड़ को भी निकाल लेंगे आप और उसे कैफरे किरदार तक भी पहुंचा देंगे। जो मुलजम अननोन है, अब अननोन मुलजम जो डाकू चोर है, उसको ढूंढने के लिए पता नहीं क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पुलिस के पास कि फौरी आइडेंटिफाई हो जाए कौन है। राह चलते अगर फायरिंग करके कोई किसी को कत्ल कर जाता है, कोई लूट के चला गया, देखिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद ये होगा कि आप वारदात करने वाले के बचने के चांस सिर्फ 10% होंगे, पकड़े जाने के 90% होंगे। और इसी तरह जिसके साथ वारदात होती है या किसी को अगर खुदा न खास्ता फायर लगता है तो वो पुलिस को ये बताने में और मनाने में ही अपनी उम्र बता देता है कि जनाब वाकई ही ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर कैमरास लगे होंगे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके साथ ज्यादती होगी हर चीज नोट होगी, और नोट होने के बाद वहां से वो खुद ब खुद सबूत के तौर पे आपके काम करेगा। अभी ये भी कुछ देखने में आता है कि लोग जाती लड़ाई में, लेन देन में
अगर दूसरा फ्री मोटरसाइकिल ले जाए कि मेरे पैसे अपने देने मोटरसाइकिल दे दे, तो कॉल चलती है मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई, पुलिस वहां पर जाती है, टाइम जाया होता है, एविडेंस और कलेक्ट उसको करती है, एक और केस में फंसा दिया जाता है जिसकी बाद में बैठ के बात खत्म की जाती है। ये सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, पुलिस का काम कम हो जाएगा, पुलिस की एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, आपकी लॉ एनफोर्समेंट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वार स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, 80% प्लस रिड्यूस हो जाएगा अगर कैमराज लग जाएं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट गाड़ी अच्छा, फिर आपको पता है अब गाड़ी लेने देने में बड़े मामला तो हो रहे हैं, 2 नंबर गाड़ियां आपको मिल रही हैं, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पास पूरे पंजाब की गाड़ियों का डाटा होगा, ये चीज भी जीरो पे चली जाएगी। 1 सेकंड में आप गाड़ी चेक करवा सकते हैं, उन पे हेल्पलाइन पे कॉल करके कि जी गाड़ी मैंने लेने लगा, चेक करें, विद इन नो टाइम आप बता देंगे ये गाड़ी 1 नंबर या 2 नंबर। तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर हुकूमत इसको संजीदा ले, अगर हमारे लोकल जो मुकामी नुमाइंदगान हैं हुकूमत के, यहाँ पे पब्लिक के जो नुमाइंदगान, अगर वो इंटरेस्ट लें, 20 करोड़ कोई रकम नहीं है हुकूमत के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तैयब इस हवाले से अब गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना चाहिए। सियासत को चमकाने की बजाय लोगों के ऊपर अगर काम शुरू करें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी आ सकती है। और 20 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, अगर गवर्नमेंट देती है, कितने लोगों की जान माल तमाम चीजें जो है वो बच सकती है। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए तैयब आपका। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, हमारे फैसलाबाद की मट्टी जो है सिंगर्स के हवाले से बड़ी जरखेज है और वक्तन फवक्तन हमारे कुछ ऐसे सिंगर्स फैसलाबाद शहर से निकलते रहते हैं जो कि दुनिया भर के अंदर अपना नाम जो है वो बनाते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स भी इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्शन के साथ सॉन्ग्स जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं और उन सॉन्ग्स की सोशल मीडिया के ऊपर धूम भी काफी मच रही है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का साया है इस जमीन पे, यही वजह है कि सुर और संगीत की समझ यहाँ पे लोगों को बहुत होती है। अगर कोई अच्छा गा नहीं सकता तो सुनने वाला ये जरूर समझता है कि सुर जो है वो ठीक लगाए जा रहे हैं या गलत लगाए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक मारूफ सिंगर मौजूद होंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद होंगे। रिसेंटली इनका सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, तो पहले तो आपको सॉन्ग रिलीज करने के लिए मुबारकबाद जनाब देते हैं और वेलकम भी करते हैं शो के अंदर। ये बताइएगा कि सॉन्ग जब रिलीज किया उसकी शायरी किसने की, उसकी कंपोजिशन किसने की और इसका आइडिया कहां से आया आपके माइंड में? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपकी पूरी टीम को, और थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हमें यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा और इनविटेशन आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो कंपोजिशन है, लिरिक्स हमें मिले हैं मेहरान हैदर फ्रॉम लाहौर, उन्होंने माशाल्लाह लिरिक्स अच्छे दिए हैं, हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और गीत मशीन चैनल ने प्रेजेंट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह डेब्यू सॉन्ग किया है और बहुत ही मजा है, लोगों की मोहब्बत रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इनका सॉन्ग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में शूट किया गया। यशफा मॉडल गालबन आपके साथ मौजूद थी और उनके साथ मिलके सॉन्ग जो है वो उसकी वीडियो बनाई गई है। तो इनके सॉन्ग की कुछ झलकियां देखते हैं, हमारे पास इनकी वीडियो मौजूद है, आइए आपको भी दिखा। अरे क्या बात है, रब खैर करे, और बड़ा जबरदस्त गाना आपने शूट किया है और गुनगुनाया भी उतना ही खूबसूरत है आपने। थैंक यू सो मच सर, बस आप सबकी मोहब्बत है, मुझे फैसलाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्ट मिली है सब कुछ। पहला डेब्यू सॉन्ग पे जिस तरह आपने बोला कि आपको अच्छा लगा माशाल्लाह, इसी तरह। अच्छा, वैसे मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी धूम मच रही है आपके सॉन्ग की और टिकटॉक्स भी बन रहे हैं काफी ज्यादा। जी माशाल्लाह, 2 डे में अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख प्लस कर लिया मैंने व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि आपने इतने कम दिनों में, इतने कम वक्त में, 48 घंटों में लाखों व्यूज जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। तो ये अचीवमेंट के साथ साथ आपकी पॉपुलैरिटी का भी सबूत है। मुझे ये बताइएगा, इंस्पिरेशन कौन था, किसकी तरफ देख के आप गाना सीखा आपने? मैं बचपन से कर रहा था, स्कूल में भी किया, फिर गवर्नमेंट स्कूल मानावाला में भी करते रहे, मुकाबले विन करता रहा आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं आतिफ असलम को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आतिफ का कोई गाना ही गुनगुना के सुना दें, लाइव भी सुनना चाहते हैं लोग आपको। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी जी, कोई सा गाना आप गुनगुना के सुना दें। जी स्टार्ट कीजिएगा। निगाहों में देखो मेरी जौहर बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, वो जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास होके भी
तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, हाँ बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। अरे बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। आतिफ के फैन है और रॉक स्टार का फैन होने के साथ साथ आप खुद भी रॉक स्टार है और लगता है उन्हीं को कॉपी करते हैं। ये कैप, हैट और ग्लासेस जो आपने लगाए, लुक पूरी आतिफ वाली बनाई है आप। बस उनका जो जिसका इंसान होता है उसे लाइक करता हो तो जाहिर बात है उसको कॉपी भी किया अच्छा, दाढ़ी शाड़ी भी आपने बिल्कुल वैसी रखी है। वैसे मैंने तो अभी ऑब्जर्व किया, आपने लुक्स भी पूरी आतिफ वाली दी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आतिफ के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और बहुत सारे और भी सिंगर्स हैं, आतिफ को ही क्यों पसंद करते हैं? आतिफ ये कि उसने स्ट्रगल, मैं उसका देखता आ रहा हूँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह उन्होंने स्ट्रगल की है और उन्होंने दिनों में ही नाम कमाया था। जैसे और स्ट्रगल से हटके रोमांसिज्म में अगर बात की जाए तो आतिफ से आगे कम ही लोग नजर आते हैं। या बिल्कुल रोमांटिक सीन के वाले से आ जाएं तो माशाल्लाह उनके बहुत ऐसे सीन है जो देखे जाते हैं, दिल करता है सुनने को, ऐसे कि ऐसा रियलिटी में नजर आ रहा होता है ये चीजें कि यार उनकी चीजों में वो लॉबी क्या है जो हमें नजर आ रही है और कॉपी की जाए तो प्रोफेशनल में आ जाती है वो चीजें। बहुत मजा आता है उनको सुनकर। चलें जी, अब जो गाना इन्होंने गाया है हम चाहते हैं वो भी गुनगुना के आप सुनाएं, तो स्टार्ट करते हैं जनाब। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा म्यूजिक जरा दे दें पीछे से ताकि साथ साथ गुनगुना के हमें अवैस जो है वो सुना सके। तो इनका ओरिजिनल सॉन्ग जो कि रब खैर करे, तो रब भी खैर करे, सुनते हैं जनाब आपसे। चलें। अब खैर करे, बड़ा जबरदस्त गाना आपने गुनगुनाया। तो प्रोड्यूसर साहब, जो म्यूजिक है मैं चाहूंगा वो जरा दोबारा से एक बार प्ले करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आपसे पूरा गाना सुने, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं चाह रहा हूं म्यूजिक के बिना भी आपसे कुछ सुने। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऑडियंस यहां पे ऐसी भी मौजूद होती है जिनका कहना यह होता है कि म्यूजिक के साथ तो हर कोई गुनगुना सकता है, असल आवाज का अंदाजा लगाना है ना, तो उसके लिए आपको ओरिजिनल सॉन्ग सुनना चाहिए। उससे आतिफ से हटके उस्ताद नुसरत को, अताउल्लाह साहब का आप जरूर अता करें, अता करें आप, हम सुनने के लिए तैयार हैं। चले जी जी, स्टार्ट कीजिएगा। मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजों जे कोई वसावा ता काफी राखी, जे सारी उम्र तेरी चौकट तो जे सिर उठावा ता काफी राखी, जे मेरी पूजा चिपर किया वे इजाजत खंजर दी लोड़ कर ली, खुदा गवाह अख में बदला मैं मर न जावा ता काफी राखी, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना है बड़ा ही जरूरी है, तुझे न दिसे ता, तुझे न दिसे ता चुम लई दाए तेरा दर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। क्या बात है जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, वैसे जब आपने सॉन्ग बनाया तो कंपोजिशन जो है वो एक अहम फैक्टर होता है उसकी बनाने के लिए।
कंपोजिशन आपकी तरफ से की गई या किसी और ने ये मेहरान अदर है, उन लोगों ने मेरे साथ, हम दोनों ने डिस्कस करके इसको कंपोजिशन किया। पहला जो इसकी कंपोजिशन कुछ और टाइप में थी, फिर इसको मिक्सिंग किया और टाइप में लाए और इसको इस लेवल में लाया रोमांटिक सीन में कि इस चीज में ज्यादा पसंद करेंगे लोग। और इसके लिए जो रब खैर करे अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रहा है, और वो यही कंपोजिशन बेस्ट निकली सबसे और गुनगुनाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं चाहता हूं एक सॉन्ग के पीछे बहुत सारे लोग छुपे होते हैं, एक ही शख्स का काम नहीं होता। वन बाय वन आप तमाम लोगों को एलैबोरेट करें, बताएं उनका राइटर कौन था, सिंगर तो आप मौजूद थे, कंपोजर कौन था, म्यूजिशियन कौन था, वन बाय वन सबका तारुफ करवाएं। जी, सबसे पहले तो मैं जो तारुफ करवाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत मेरे लिए, मेरे आइडियल, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आसिफ बलाज फ्रॉम अमेरिका। पाकिस्तानी सिंगर हैं मेरे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल। आसिफ बलाज जैसा मैंने नहीं कभी कहीं दुनिया में देखा होगा शख्स, बहुत दुनिया में मिले होंगे। माँ बाप की दुआएं मेरे साथ, जिसकी वजह से आज कामयाबी का एक रास्ता मिला है। आसिफ बलाज एक ऐसी शख्सियत है जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, ये वाला गीत मशीन चैनल दिया। गीत मशीन चैनल मुझे प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें म्यूजिक सीमा बख्शर ने बनाया फ्रॉम लाहौर से ही। लाहौर में उन्होंने किया है। काशिफ बशीर है फैसलाबाद के, माशाल्लाह बहुत अच्छे, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। काशिफ सिंगर जो है, काशिफ बशीर है, वो म्यूजिशियन है, हाँ जी म्यूजिशियन है। तो आपके पास माशाल्लाह काफी बार आते होंगे। जी जी। तो यशफा राना मॉडल है मेरे साथ। यशफा राना, जी बिल्कुल, माशाल्लाह काफी नाम मॉडल है उनका। और हसनात मेकअप आर्टिस्ट थे, ठीक है। उमैर खालिद फिल्म जिन्होंने प्रोड्यूस किया, हर चीज जिन्होंने गाइड किया, हर चीज फिल्म जहां शूट करनी, क्या करना, सारी प्लानिंग उमैर खालिद फिल्म की थी सारी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा गाइड किया, सब कुछ किया और बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ, व्यूज अच्छे मिले हैं, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अच्छा, शूटिंग जो थी इसकी आपने नॉर्दर्न एरियाज में जाके की, लोकेशंस कैसे डिसाइड की? ये डिसाइड इस हिसाब से की कि लाइक आतिफ असलम, यू नो, उनका गाना है बहुत प्यारा। यस आई नो, वो इस तरह की लोकेशंस जो है वो चूज करते हैं। लोगों को आजकल यही होता है ना कि पसंद होता है कि पंजाबी स्टाइल में कुछ बड़े व्यूज आए, इसलिए ऐसे सीन देखे और माशाल्लाह व्यूज ऊपर से लिए, काफी अच्छे लगे, लोगों को पसंद आया कि यार कहाँ पे शूट किया यार, बहुत मजा है उनको वीडियो देख के। चले जी, हम दुआ करते हैं आने वाले दिनों के अंदर भी आप मजीद इस तरह के सॉन्ग बनाएं और लोगों को एंटरटेन करते रहें और इस शहर से वाबस्ता हैं, इसका नाम दुनिया भर के अंदर रोशन करते रहे। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और इसके साथ साथ ड्रेसिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो डेन स्टीवन बाय साहब जी की जान से की गई है। अगर आप चाहते हैं डेन स्टीवन से शॉपिंग करें, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल जो क्लॉथ्स हैं उनकी शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे आपको जाना होगा। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे शेफ जहांगीर हमें क्या बना के खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सब ठीक ठाक। शेफ, आज रेसिपी भी मुनफरिद नजर आ रही है और इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट लग रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? आज सीजर सैलेड बनाने जा रहे हैं। क्या चीज? सीजर सैलेड। सीजर सैलेड तैयार किया जाएगा। सीजर सैलेड के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं वो जरा बताते चलें, और कितना सैलेड तैयार करेंगे, क्वांटिटी उनकी उसकी क्या होगी वो भी बताइएगा। ये 1 पर्सन के लिए बना रहा हूँ मैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ड्रेसिंग बनानी है, सीजर ड्रेसिंग जो है। उसके लिए मेरे पास 1/2 टेबल स्पून गार्लिक है, फ्रेंच मस्टर्ड है, उसके बाद होल ग्रेन मस्टर्ड है, उसके बाद ऑलिव ऑयल है मेरे पास। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन? जी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, लेमन जूस है, उसके बाद ऑस्टर सॉस है और पार्मेसन चीज है। ठीक है, और इसकी मैरिनेशन किस चीज में की गई है? मस्टर्ड में इसकी मैरिनेशन की है, मस्टर्ड सॉस में। जी जी ठीक है, उसके साथ ये क्या चीजें दो पड़ी? ये सनड्राइड टमाटो एंड ब्रेड क्राउटन है सर। और साथ में जो बंद गोभी है, ये आइसबर्ग में रखा है। जी आइसबर्ग यूज आइसबर्ग की इसे सैलेड बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्रेसिंग बनाएंगे, ठीक है, उसकी वो मैं आपको तरकीब बताता हूँ। ठीक है, लेकिन जो चिकन तैयार किया जाएगा, माजूद चाहूंगा, वो किस चीज में तैयार किया जाएगा? मतलब इसको तवे के ऊपर ऑयल लगाया जाएगा, इसके ऊपर ऑयल के साथ तैयार किया जाएगा? जी, गोल्डन ऑयल में हम तैयार करेंगे। गोल्डन ऑयल में जनाब इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ इसको डब्बर रिफाइंड तरीके से तैयार किया गया, ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर हफ्साने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ इसे तैयार किया गया, ताकि आपकी खाने के लज्जत के साथ साथ
आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात इसके पड़े। तो मैं चाहता हूं जनाब आप इसकी रेसिपी स्टार्ट करें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि आज हम जो सैलेड तैयार करने जा रहे हैं 1 बाय 1 उसका स्टेप क्या होगा। जी सबसे पहले इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, उसके बाद होल ग्रेन मस्टर्ड है एंड चिकन क्यूब है हाफ। ठीक है। अच्छा इसमें ये मायोनीज है, क्या चीज है ये? जी मायोनीज है। मायोनीज ये कितनी लेनी है, इसकी क्वांटिटी क्या है? इसका 200 ग्राम मायोनीज। 200 ग्राम मायोनीज जो है हम ऐड करेंगे। जी, जी। ठीक है। इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड की जाएगी। ये फ्रेंच मस्टर्ड है। उसके बाद ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया गया है। जी जी जी। और लेमन जूस। अच्छा ये तमाम चीजें इसी में मिक्स कर दी जाएंगी। जी जी जी। ऑयस्टर सॉस है। मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर दी गई है। इसके बाद ये चिकन पाउडर है, पार्मेजान चीज है। अच्छा पार्मेजान चीज, और इसके अलावा बाद इसे मिक्स किया जाएगा। जी, वैसे जी, मिक्स करने का काम मैं ना करूं, आप जी। साथ साथ रेसिपी बताएं इनको ताकि जी। लोगों को पता चल सके। अच्छा इसके बाद इसे अच्छे से सपोज मिक्स कर लिया, मिक्स जी, करने के बाद हम कौन सा स्टेप होगा जो फॉलो करेंगे? बाद में इसमें कुछ ऐड किया जाएगा? इसके बाद हम चिकन की कुकिंग करेंगे। चिकन को हमने कुक करना है, उसके बाद फिर हम फाइनल जो है ना इसको ठीक है, शेप में लेके आएंगे। चले जी शेप में तो लेके आएंगे, लेकिन ये तो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप इसे बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ बताता चलूं कि सब्जी जो है वो दिन ब दिन सब्जी, फ्रूट और मसाला जात उनके रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग घरों पे बैठे होते हैं, उनको सब्जी के रेट्स नहीं मौजूद पता होते हैं। उनको बताने के लिए हम खास सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि घरों में बैठे हुए अगर सब्जियां महंगी हो रही है तो अपने बजट में रहते हुए कौन सी चीजें जो तैयार करनी चाहिए। तो आज सब्जियों का रेट क्या होंगे जानते हैं आज के भाव में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी, जानते हैं शाहिदा से। शाहिदा बताइएगा कि आज सब्जियों के रेट्स शहर फैसलाबाद के अंदर क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सब्जियों और सब्जी मसाला जात की अगर हम बात करें तो हर दिन जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा करता हुआ दिखाई देता है। हर गुजरते दिन के साथ इनकी कीमतें जो है वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अदरक, अगर हम सब्जी मसाला जात में अदरक की बात करें तो अदरक जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह 550 से ऊपर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ लहसुन जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। लहसुन की कीमत 295-300 रुपये में फी किलो में मिल रही है, जबकि अगर हम दीगर सब्जी मसाला जात उनको देखें तो सब्ज मिर्च जो है वो भी डबल सेंचुरी के साथ जो है वो अपनी नुमाया पोजीशन हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके साथ साथ शिमला मिर्च 240 रुपये फी किलो में बिकने लगी है। इसके अलावा अगर दीगर सब्जी मसाला जात जिनमें टमाटर है 180 रुपये फी किलो में, प्याज जो है वो 90 रुपये फी किलो, आलू जो है वो भी 90 से 95 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो इनमें चंद एक सब्जियां जिनमें कद्दू है या भिंडी तोरी है या फूल गोभी है वही अपनी कम रेट पर जो है वो शहरियों को दस्तयाब है, जबकि दीगर सब्जियां बंद गोभी वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 110 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। तो इसके अलावा जो टिंडे है वो भी 100 रुपये का हिस्सा क्रॉस कर गया, जबकि मटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। अगर हम गोश्त की बात करते हैं, चिकन का रेट जो इस वक्त 275 से 280 रुपये फी किलो में बिक रहा है, जो कि वो भी शहरियों की पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जिंदा मुर्गी जो है इस वक्त 190 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों की जानब से मुतालबा यही नजर आता है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ज़िले इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि चीज़ों को कंट्रोल करें, कीमतों को कंट्रोल करें, ताकि जो गरीब आवाम है वो महंगाई के इस दौर में ये सब्जी मसाला जाए या सब्जियां जो है वो आसानी से खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप आज के भाव बता रही थी और इससे हमें पता चल सका है कि दिन ब दिन जो महंगाई है उसका तूफान शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, उसे कंट्रोल करना होगा। और उसे कंट्रोल करने के लिए खासतौर पर अगर सब्जी और मसाला जात की बात करें तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उस चीज को बावर करवाने के लिए इंतहाई अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। हमारी सोच तैयार हो चुकी है और इससे आगे अब स्टेप क्या होगा वो मैं जानना चाहता हूं ताकि ऑडियंस को हम बता सकें। चिकन को कुक करेंगे अभी। चिकन को कुक किया जाएगा। अच्छा, चिकन को कुक करने के बाद मुझे ये बताइएगा कि इसे इसी तरह डाल दिया जाएगा सैलेड में या इसके क्यूब्स किए जाएंगे? जूलियन कटिंग में इसको जूलियन कटिंग इसकी की जाएगी। जी जी। अच्छा, एक फतूश सैलेड भी तो होता है ना? जी जी। उसे भी कुछ इसी तरह से तैयार किया जाता है? जी बिल्कुल, उसका नेक्स्ट इंशाल्लाह वो बना के दिखाएंगे ऑडियंस को। ठीक है, चलें जी, फतूश सैलेड भी आपको बना के दिखाएंगे। उसकी भी बहुत सारी डिमांड हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहती है, लेकिन आज जो सैलेड तैयार कर रहे हैं इसके लिए हमारे जो मीट लोफ्स हमारे पास मौजूद थे, इसको पहले मैरिनेट किया गया था। मैरिनेशन कितनी देर के लिए की जाती है?
तकरीबन इसका थोड़ा ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है, 1 घंटा, इसलिए मैंने पहले ही मैरिनेशन कर ली थी इसकी। 1 घंटा इसे मैरिनेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त कम होता है इसलिए हमने मैरिनेशन जो की थी वो जनाब पहले ही कर ली थी ताकि हम एंड टाइम पे आपको बना के बता सकें। मैरिनेशन की किस चीज में जाती है, इसका मसाला जो है वो कैसे तैयार किया जाता है वो भी आप बता दें। जी जी जी, इसकी मैरिनेशन मैंने फ्रेंच मस्टर्ड लिया है, उसके अंदर ब्लैक पेपर है, ओरिगानो है, वाइट पेपर है और साल्ट, ये चीजें ऐड कर। चले जी, ये चीजें तो ऐड कर ली। अब हमारा चिकन तैयार हो रहा है। उतनी देर हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे उनकी तरफ चलता हूं और उनका तारुफ भी आपको करवाते चलूंगा। हमारे साथ आज खास तौर पे 2 इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ सियासत में भी इनका अहम किरदार है हमारे शहर के अंदर। हमारे साथ आज जनाब पहले मेहमान जो मौजूद हैं हाजी अब्दुल्ला खान दुम्मर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ हाजी खालिद लाडा साहब मौजूद हैं जो कि सीसी 135 के साबिक चेयरमैन भी है और पावर लूम इंडस्ट्री से भी इनकी वाबस्तगी है। तो आपको भी वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा अब्दुल्ला दुम्मर साहब की तरफ चलूं। अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कल ऐलान किया गया है कि 2000 रुपये फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी गई है और ये पहले इल्जाम आयद किया जाता था कि बाहर से गंदम जो इंपोर्ट की जाती है वो महंगी होती है, यहाँ के किसानों को पूरी कीमत नहीं उसकी दी जाती। अब सूरत हाल चेंज होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया हनान बुखारी साहब के आपने यहाँ पे हमें मदबू किया। उसके साथ साथ आप गंदम के हवाले से आपने बात की, तो उस सिलसिले में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि किसान को तो बेशक रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं 2000 रुपये के हिसाब से, लेकिन इसके साथ साथ इसका बोझ जो है अवाम पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि 2000 रुपये के हिसाब से अगर गंदम दी जाए, पहले जो साबका रेट था वो तकरीबन हमारा जो ख़रीद था वो 1400 रुपये था। अब 600 रुपये एक मन के ऊपर अगर इजाफा होगा तो ज़ाहिर है लाअमल उसमें आटे के रेट भी बढ़ेंगे। और क्योंकि बज़ाहिर गवर्नमेंट मेरी अपनी है, लेकिन जो हकीकत हो उस पर मबनी बात करनी चाहिए। हमारे कायद इमरान खान साहब भी ये नहीं चाह रहे थे कि जो है आटे के रेट्स बढ़े और गंदम के रेट्स बढ़ जाए। एक महदूद हद तक तो ये है कि किसान को फ़ायदा दिया जाए, लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल ही अवाम पे बोझ डाला जाए। उस सिलसिले में आपने देखा काफ़ी समरीज जा चुकी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उससे मुत्तफिक नहीं हुए। लेकिन ये पंजाब असम्बली का ये कल की करारदाद जो आई है ये बड़ी हैरान कुन है, और इसमें आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट है, और ये जो फैसला है ये हमारी समझ से और हमारी एसोसिएशन की समझ से भी बाहर है कि ये किस तरह मैनेज किया जाएगा। यानी आप इसे तस्लीम नहीं करते, ये ठीक फैसला नहीं किया गया? मेरे हिसाब से अगर ये देखा जाए, आप देखें इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर इंडस्ट्रियल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हालात वाक़या जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आम आवाम पे इसका बोझ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मैं कम से कम ये इसको हैज़ ए पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के मेंबर होने की हैसियत से मैं इसको कम से कम ये कह रहा हूँ कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और गंदम के रेट जो है वो 1600-1700 रुपये से बढ़ने नहीं चाहिए, ताकि आवाम पे भी इसका बोझ ना पड़े। चलें जी, ठीक है, आप कह रहे हैं। हमारे साथ खालिद लाडा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में बिजली के रेट कम करने के लिए कहा गया, और ये कहा गया कि स्मॉल इंडस्ट्री को इसका खास तौर पे फायदा पहुंचेगा। पावर लूम इंडस्ट्री से आप भी वाबस्ता हैं, इस चीज़ का कितना फायदा होगा, क्या कहेंगे आप इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हनान भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और हमें अपना मौका बात करने का मौका दिया। जो आपका सवाल है कि इंडस्ट्री को बिजली का जो रिलीफ दिया है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसी गवर्नमेंट ने एक पैकेज तैयार किया था इंडस्ट्री के लिए, जिसमें बिजली का रेट जो है 7.5 सेंट था डॉलर के हिसाब से। अब उसको बढ़ाकर 9 सेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 2.5-3 रुपये फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ गया है। दूसरे नंबर पे पिछले साल भी यही स्कीम चली थी कि नवंबर से लेके फरवरी तक जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा पिछले साल की निस्बत इजाफी यूनिटों पे वो हाफ रेट लगेगा।
अच्छा, जो पिछली दफा हमने पूरा जोर लगा के अपनी इंडस्ट्री को चलाया और जो रिलीफ मिल सकता था वो हमने अवेल कर लिया, लेकिन अब इस साल फिर वही रिलीफ आ गया कि भी पिछले साल की निस्बत आपने ज्यादा रेट ज्यादा चलाना है इंडस्ट्री को, और जो इजाफी यूनिट है उस पे आपको हाफ रिलीफ मिलेगा। तो अब कितना का इंसान जो है ना वो अपने मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किस तरह से चला सकता है, किस तरह कर सकता है। और जो हमारे साथ जो पिछले साल पैकेज तैयार हुआ था इंडस्ट्री के लिए वो 7.5 सेंट था। मैं पहले तो अपील करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो हमारा जो इंडस्ट्री का पैकेज रिलीफ है ना वो पहले तो 7.5 सेंट करें, यानी वो जो पिछला 9 सेंट की बजाय अभी उसे 7.5 सेंट पे ही रखा जाए। 7.5 सेंट पे ही रखा जाए, जिसकी वजह से को 2.5-3 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट कम हो जाएगा। और इस दफा एक वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान अच्छा किया है कि जो पीक आवर का रेट है ना वो उन्होंने 24 आवर एक ही कर दिया, उसकी वजह से बिजली का थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक अपोजिशन का बंदा उनकी अचीवमेंट को जो है वो 4 घंटे जो है ना 7 बजे से लेके शाम रात 11 बजे तक पीक आवर का हमारा लगता था। वो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने ये जो 4 घंटे का पीक आवर का रिलीफ वो हमें दे दिया। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ 9 सेंट से 7.5 सेंट भी करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा शहर की सियासत के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आप दोनों साबिक चेयरमैन रह चुके हैं और बिजनेस से कम्युनिटी से हटके अगर बात की जाए सियासत के ऊपर तो उस पर भी आपकी काफी गहरी नजर होती है, क्योंकि अगर एक चेयरमैन की बात की जाए वो पार्टी टिकट नहीं बल्कि ग्रास रूट लेवल से उठ के अपने वाम के अंदर सीट हासिल करता है। तो इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पॉपुलैरिटी ज्यादा आजकल के मौजूदा सूरत हाल को देख के किस पार्टी की शहर फैसलाबाद के अंदर ज्यादा पाई जा रही है? दुमर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, तो इनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। दुमर साहब क्या कहेंगे आप, पॉपुलैरिटी कम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या बढ़ गई है? नहीं, मैं कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होने की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसमें ये नो डाउट एक चीज़ जो है हमारे अगेंस्ट जा रही है। फिलहाल हम लोग महंगाई जो है रोज़मर्रा की महंगाई जो ख़ास तौर पे जो है चीनी, दालें, घी वगैरह इन चीज़ों पे अभी तक हमारा गिरफ्त वो उस लिहाज से मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो इंशाल्लाह वर्किंग में आ चुकी है और आप देखेंगे बहुत जल्द आवाम को रिलीफ भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जिस तरह दुमर साहब पॉलिसीज की अभी बात कर रहे हैं आप, वैसे तजाद नहीं पाया गया कि पहले आप ये गंदम वाली बात पे जरा नाला हो रहे थे और अब कह रहे पॉलिसीज ठीक है, लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार हैं आप, शायद इस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हवा दे रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जहाँ पे यही तो एक जो जमहूरियत का हुस्न है कि अगर और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये आज़ादी दी है कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो आप उस पर बोले और एहतजाज करें। तो जहाँ पे गलत चीज़ मुझे लगी मैंने एक आज़ादाना हैसियत से उस पर तबसरा किया। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लॉर्ड मेयर का कैंडिडेट मैं ज़रूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इसमें हकीकत भी ये है कि मैंने पहले बात की कि कुछ प्राइस कंट्रोल हमसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहे, बाकी जो हमारी पॉलिसीज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप खुद भी चेयरमैन रहे हैं, क्या बल्दियात को जो खत्म किया गया ये इनका फैसला ठीक था या गलत था? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बहुत सारे चेयरमैन थे जिन्होंने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट ने इकदाम जो उठाया ये ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद भी एक यूनियन काउंसिल से मैं चेयरमैन रहा हूँ और ये जो फैसला हुआ, नो डाउट ये जो बल्दियाती निज़ाम होता है ये अवाम के ग्रास करने के लिए लेवल से शुरू होता है और अवाम को काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि हर गवर्नमेंट जब आती है वो अपने तर्ज की मतलब बल्दियात चाहती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियात का जो ढांचा है वो चेंज किया है, इस हवाले से उन्होंने ज़रूरी समझा इसको करना। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो होना चाहिए और ताकि एक आम आवाम को उसके मसाइल उसके घर की दहलीज पे हल होते हुए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खालिद लाडा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। लाडा साहब क्या कहेंगे, अवाम की ही वोट की ताकत से ये विराजमान है तख्तों पर और अवाम की ही वोट की ताकत से बल्दियात वजूद में आया था, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स दूसरे वोट की ताकत को जाया करके दोबारा इलेक्शंस करवा दे?
ये जो अवाम की ताकत से आप कह रहे हैं कि ये लोग आए हैं, मैं तो नहीं कम अज कम मानता जी। अगर ये अवाम की ताकत से आए होते और इनका पहला नारा था कि 90 दिन में बलदियाती इलेक्शन करवाने, ये इन्होंने आते ही तकरीबन 6 माह बाद या 7 साल बाद इन्होंने जो बलदियाती इदारे वजूद में थे, जो अवाम की वोटों से आए हुए थे, डिमोलिश कर दिया और नया कानून लेके आ गए। चलो आप लेके आ गए, इनका नारा था कि 90 दिन में बलदियाती इलेक्शन करवाने हैं। अब इनको तीसरी बारी है वो एक्सटेंशन लेते हुए, अभी इन्होंने रिसेंटली 5 माह के लिए दोबारा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी हुई है। वो तरमीम करने लगे हैं 2019 के जो ऑर्डिनेंस है उसमें वो। तो अगर ये पॉपुलर होती जमात और ये ग्रास रूट लेवल पे इनकी वो ना होती तो ये फौरन बलदियाती इलेक्शन करवाते। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर ये अपने मंशूर पे कायम है और ये जो बलदियाती इलेक्शन का जो कहते थे कि 90 दिन में ज़रूरी हैं, अभी भी इनको जो है ना वो हमें बहाल करवाना चाहिए, ताकि जो हमारा 1 साल 1 माह बकाया रहता है हम वो अवाम की खिदमत करें और जो अवाम के मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो। अब यूनियन काउंसिल में जितने भी पैदाइश के, डेथ के और दूसरे मामलात थे वो दरवाजे पे लोग इंदराज करवाते थे। अब वो 5-5 यूनियन काउंसिलों का उन्होंने एक ऑफिस बना दिया है और उधर एक आदमी बैठा हुआ है। वो लोगों को मुश्किलात हैं, तो ये मुश्किलात जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए, या फौरन इलेक्शन करवाएं। अगर इनको अपनी पॉपुलरिटी पे इतना ही यकीन है और ये कहते हैं कि हम बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी। चलें जी, दूध का दूध और पानी का पानी ये तो तब होगा जब इलेक्शंस हो गए, और इलेक्शंस गवर्नमेंट कब करवाती है ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ हाजी अब्दुल्ला खान दुम्मड़ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल अगर गवर्नमेंट देखी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुतमिन है उनके काम से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से? कोई मतलब कोई एक प्रोजेक्ट, कोई बात जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पॉपुलैरिटी और अवाम के लिए भलाई का काम किया? आप मेरी बात सुने, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ है, नो डाउट उसमें कुछ हल्के फुल्के मुश्किलात भी आ रहे हैं, और लेकिन जो मुल्की हालात है या आप इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की इज़्ज़त रिस्पेक्ट देखिए, आज से अगर आप 5 साल पहले या उससे कहीं पहले चले जाए, वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं थी जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पे अब। लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस रिस्पेक्ट का गरीब अवाम के साथ क्या ताल्लुक जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही? वो महंगाई जिसकी वजह से जो महंगाई का फंदा है गरीब के गले के इर्द गिर्द दिन ब दिन टाइट होता चला जा रहा है, उसकी वजह से उस महंगाई के फंदे से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एशियाई खोरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल का रेट कहाँ है, डॉलर कहाँ जा रहा है, बिजनेस कहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, इस हवाले से बताएं जिसका आवाम को फायदा हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने बात की कि जी डॉलर का रेट है या पेट्रोल है या महंगाई है। देखो, इस मुल्क का जो ये हालात गए यहाँ तक, वो भी तो इनकी गवर्नमेंट की वजह से साबका 30-35 साल से जो इस मुल्क के साथ इन्होंने किया, जिस हालात में हमें मुल्क हमारे हवाले किया गया है, ज़ाहिर है नो डाउट उसमें मतलब हालात जिस किस्म के थे हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, इनके दौर में पेट्रोल का रेट भी आपने देखा था कि 113 से 15 रुपए तक गया था। तो डॉलर का रेट की अगर बात करें तो डॉलर भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि दवाइयाँ महंगी रही थी। अब गरीब शख्स बहुत सारी बेसिक चीज़ें जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कई घरों में पाए जाते हैं, शुगर के पेशेंट्स कई घरों में पाए जाते हैं, और ये दीगर अदवायात जो हैं वो दिन ब दिन जो महंगी हो रही हैं उसका नुकसान कितना हो रहा है आम आवाम को? इस बारे में तो एक आम आवाम की अगर आप बात करें तो नो डाउट मैंने कहा कि पहले ही जो है आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये महंगाई जो है ये हुकूमती बेसिस पे नहीं है। हम लोग खुद जो माफियाज जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं, जो इनकी ईजाद करदा है नून लीग की गवर्नमेंट या दूसरे हुकूमतें जो आई है, इन्होंने उनको इतना पावर दिया था और इस हद तक कि वो हर चीज़ पे कंट्रोल मतलब उनका था।
अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रिलीफ दे रहे हैं। मैंने पहले बात की कि एकदम सारे मामला ठीक नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है, आप डॉलर के रेट में भी देख रहे हैं बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। इसी तरह हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो फुल हमारे मजिस्ट्रेट एक्टिव हो चुके हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाकी जिस तरह रोजमर्रा की एशिया में आप चीनी, घी और आटे वगैरह पे आप देख रहे हैं जिस तरह के कंट्रोल कर दिए है, या बाकी जो रोजमर्रा की अशिया जो इस्तेमाल हो रही है उस पर जिस तरह का कंट्रोल हुआ है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत जल्द अद्वियात पे और बाकी जो हमारी रोजमर्रा की एशिया है इंशाल्लाह उन चीजों पे भी हमारा कंट्रोल होगा। और प्राइस कंट्रोल कमेटियां इन माफियाज के खिलाफ इंशाल्लाह बहुत सख्त स्ट्रिक्टली एक्शन खान साहब की तरफ से है। और अच्छा, खान साहब ये भी कहते थे इलेक्शन से पहले कि जो करप्ट गवर्नमेंट होती है वो जाके कशकोल उठाती है और कर्जे लेना शुरू कर देती है। हम जब आएंगे कर्जे नहीं लिए जाएंगे, मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बनाया जाएगा, गरीब आवाम के लिए सबसे पहले सपोर्ट जो है वो फराम की जाएगी। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो जब ये वजूद के अंदर आए शायद भूल गए, मतलब इनको याद ही नहीं। गवर्नमेंट ने कर्जा भी लिया और इसके साथ साथ गरीब आवाम के लिए जहाँ पे रिलीफ मिलना था वहाँ पे महंगाई भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। यूँ महसूस होता है जैसे हरे बाग दिखाए गए थे और वो बाग जो है वो उसमें दाखिल नहीं किया गया आवाम। नहीं, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा एक चीज़ जब आपको नज़र आ रही होती है वो बज़ाहिर कुछ और होती है, लेकिन जब आप उसमें बाकायदा उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरा, तो उसकी गहराई में जब आप जाते हैं तो उस वक्त जो मुश्किलात और मामलात आते हैं वो एक और होते हैं। जब खान साहब ने बात की, ज़ाहिर है उस वक्त वो गवर्नमेंट में नहीं थे और खान साहब ने कहा कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक भी खराबी इन्होंने की है। तो लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली और उसकी खराबी और उसकी ये जो हमारे बैरूनी कर्जे थे और उस पर जो हमें किस्तें अदा करनी पड़ रही थी, जो हमें सूद देना पड़ रहा था, उसकी वजह से मजबूरन मुल्क को चलाने के लिए या तो हमारे पास रास्ता ये था कि मुल्क दिवालिया हो जाता या हम मजीद कर्जे लेके जो है इनके दौर के कर्जों के अकसात अदा करते। तो मजबूरन ये कर्जे मुल्क को चलाने के लिए फिलहाल मैं कहता हूँ लिए गए, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इंशाल्लाह दिन ब दिन और रोज़ बरोज़ पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और हम लोग कर्जों के से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द निजात। चलें जी, देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या होता है। खालिद लाडा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। पीडीएम के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये वही लोग इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने कहा था कि एक दूसरे को घसीटेंगे सड़कों के ऊपर, लेकिन आजकल एक ही स्टेज पे एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए तकरीरें कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे मेरे भाई अब्दुल्ला खान साहब ने कहा कि ये जब इन्होंने हमारे हवाले गवर्नमेंट की, पहली बात तो ये है कि हमने इनके हवाले नहीं की, इन्होंने हमसे छीन के लिए है। और इन्होंने देखें जी, ये तो अवाम के सर पे है ना, अवाम जिसके मर्जी सर पे तख्त रख दे, ताज रख दे। अवाम के जरिए इन्होंने नहीं ली, इन्होंने अल्टीमेटली वोट तो कास्ट अवाम ने किया। 126 दिन धरने देकर और अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाकर, आपके अल्फाज हरे बाग दिखाकर इन्होंने वोट, लेकिन धरने तो अभी पीडीएम की तरफ से भी दी जाए, गवर्नमेंट ली है। अब ये बहानेबाजी नहीं कर सकते कि हमें पता नहीं था। पता इनको सब कुछ था। इनके पास 200 बंदों की इक्तिसादी टीम थी एक, अब वो पता नहीं 200 बंदे कहाँ गए हैं। अब इन्होंने वो जो है ना वो किराए पे लिए हुए हैं बंदे। जनाब पीडीएम के हवाले से क्या कहेंगे आप? पीडीएम के हवाले से ये है कि जब अवाम के सर पर इतनी महंगाई कर दी जाएगी और अवाम जो है वो आटा और चीनी, घी और इन मुश्किलों में फंस जाएगी, तो अवाम को बचाने के लिए, अवाम को महंगाई से निकालने के लिए एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली है जो अपने हकूक के लिए है। छोटे छोटे मसाइल हर जमात के अपने हैं, हर जमात का अपना मंशूर है, लेकिन जब बड़ा मसला और बड़ा कोई काज आ जाती है तो उसके लिए अपने छोटे छोटे जो होते हैं मंशूर, उनकी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। लेकिन लाड़ा साहब मैं यहाँ पे बुलाना भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंदर होती है तब ये सब लोग क्यों नहीं अवाम की भलाई के लिए इकट्ठे होते हैं? अगर हो जाए भलाई के लिए करते रहे हैं। 35 रुपए किलो ये 2 साल पहले तक आटा मिलता रहा है, अब 70 रुपए 75 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो अवाम की भलाई नहीं थी तो और क्या था। चीनी 55 रुपए किलो मिलती रही है, अब 110-15 रुपए किलो मिल रही है, तो अगर वो अवाम की भलाई नहीं थी तो और क्या है। बिजली का रेट 8-10 रुपए यूनिट था, आज 20 रुपए 22 रुपए यूनिट है, वो अवाम की भलाई नहीं तो और क्या था।
इस तरह के हजारों मिसालें ऐसी हैं कि वो हम सब्सिडी देते रहे हैं अवाम को। अगर कर्जे लिए हैं तो कर्जों की जरूरतें भी थी, मोटरवेज बनाई है, बिजली बनाई है, हमारे इधर 18-18 घंटे की लोड वैसे ये है कि बड़ा प्रोजेक्ट कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा सामने नहीं आया जो कि अवाम के हक में हो। आप क्या समझते हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप बता सकें लोगों को, से जब वोट मांगने जाएं जनाब हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले तो मैं खालिद लाडा साहब की बात का जरा जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। जिस तरह इन्होंने बात की कि जी मेरे ख्याल में या तो इनके पास आदाद शुमार की कोई फुकदान है जिसमें ये कह रहे कि जी हमारे दौर में 35 रुपये आटा बिकता होता था और आज जो है वो 70 रुपये में आटा नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरा फ्लोर मिल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, मैं इनको ऑफ़र करना चाह रहा हूँ कि 45 रुपये आटे के हिसाब से आपको जितना आटा चाहिए मैं अवेल करवा देता हूँ आपको। जबकि आज से पहले जो आपके साबका दौर में शहबाज शरीफ साहब का दौर था उस वक़्त भी आटा जो है 860 रुपये में मिलता था। आज भी मार्केट में 860 रुपये में आपको रेगुलर आटा मिल जाएगा जितना आप चाहे, और कोई आटे की शॉर्टेज भी नहीं है और आम मिल रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये 70 रुपये पे क्यों एक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्टोर्स की बात कर लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर से बहुत सारी चीज़ें आवाम के लिए जो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए गायब होती हैं। अक्सर औकात हमारे रिपोर्टर्स और बजाते खुद मैं भी रिपोर्ट करता रहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें मौजूद नहीं होती, घी मौजूद नहीं होता, चीनी मौजूद नहीं होती, दीगर चीज़ें दालें मौजूद नहीं होती। लाडा साहब आप क्या कहेंगे, जहाँ से चीज़ें सस्ती आवाम को मिलनी चाहिए वहाँ से होती नहीं है मौजूद, आवाम लेगी कहाँ से? ये जो खान साहब ने कहा ना कि 45 रुपये किलो आटा, ये कोई 1, 2, 4 जगहों पे अवेलेबल हो सकता है, होगा, लेकिन जो आम आवाम जो दुकानों पे जाते हैं, जो अपने मोहल्ले में करियानों की दुकानों पे जाते हैं, उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। ये जो चक्की वाले हैं, ये जो दूसरे दुकानदार हैं, वो 70-75 रुपये में दे रहे हैं। खान साहब मुझे जब कहेंगे मैं इनको जाके एक नहीं को 50 दुकानें दिखाऊंगा जहां 70 रुपये 75 रुपये किलो आटा बिक रहा है। चलें जी, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। लाडा साहब ब्रेक के बाद आप ही से स्टार्ट लेंगे, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारी रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है और हमारे साथ शेफ जहांगीर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा उनसे पूछूं भी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि परफॉर्म किए, ताकि आपको पता चल सके कि जब हम गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे कौन से स्टेप्स हुए हैं, उसके बाद तैयार हुआ। तो हम जहां पे छोड़ के गए थे, मैरिनेटेड चिकन को तवे के ऊपर फ्राई किया जा रहा था, उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए ये भी बता दीजिएगा। उसके बाद ड्रेसिंग हमने बना के रखी हुई थी, वो आपके सामने। चिकन को हमने कुकिंग किया, उसके बाद उसके जूलियन कटिंग में कट करके उसको हमने थोड़ा ठंडा कर लिया। उसके बाद जो ड्रेसिंग है वो हमने आपके सामने पत्ते रखे हुए थे, उनके ऊपर ड्रेसिंग करके और चिकन और सन ड्राइड टमाटो और पार्मेजान चीज। अच्छा, वैसे ये चीजें कट करके, जूलियन कट करके इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमारे पास जो पेस्ट मौजूद थी, किस चीज की थी पेस्ट? ड्रेसिंग थी, सीजर ड्रेसिंग। किस चीज की? सीजर ड्रेसिंग। सीजर ड्रेसिंग थी, क्योंकि सीजर सैलेड जो है वो आज तैयार किया गया, तो सीजर ड्रेसिंग के साथ हमने इसे मिक्सअप किया। आइसबर्ग हमारे पास मौजूद थी, उसको चिकन और दीगर चीजें जो थी उनके साथ मिक्सअप करने के बाद हमने इसे जो है वो बना लिया है। अच्छा, ये ब्रेड के पीसेस जो है इन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया, इन्हें अभी इस्तेमाल किया जाना, अभी करना है ये। चले जी, मैं चाहता हूँ आप फिर प्रॉपर इसकी जो ड्रेसिंग है वो करके आप आवाम के सामने प्रेजेंट करें। उतनी देर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे मैं उनके पास चलता हूँ और उनसे मजीद गुफ्तगू जो है वो करते हैं। हाजी खालिद लाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक पे जाने से पहले, और मजीद गुफ्तगू भी उन्हीं के साथ करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, जो बल्दियात खत्म किया है उसकी वजह से मोहल्लों के अंदर जहां सर्टिफिकेट्स के मसाइल आप बता रहे थे, इसके साथ साथ सेंट्री वर्कर्स के मसाइल बहुत ज्यादा जन्म ले चुके हैं। बहुत सारे लोग अब ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि अब सेंट्री वर्कर्स मोहल्लों के अंदर सफाई करते हुए नजर नहीं आते। पहले यहाँ तो चेयरमैन या मुतलका काउंसलर को जाकर कहते थे जनाब सफाई नहीं कर रहा, वोट दिया है आपको, इन्हें भेजें हमारे पास, मजबूरी होती थी उनके पास भेजना। लेकिन अब ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया मुकम्मल तौर पर, क्या कहेंगे आप? ये जो मोहल्लों में सफाई का है वो पहले की निस्बत कम हुई है। पहले हम रोज रेगुलरली, हमारे साथ 6 काउंसलर थे, 2 लेडी काउंसलर थी, एक
लेबर काउंसलर था, एक यूथ काउंसलर था, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हम 10-12 लोग थे। हम रोजाना अपने अपने इर्द गिर्द के वो सफाई के मामला चेक करते थे, इंस्पेक्शन करते थे। इंस्पेक्शन करते थे, और जहाँ शिकायत आती थी हम जाके उनको बताते थे, सुपरवाइजर को, इंस्पेक्टर को, एएमओ को, एमओ को, सीओ साहब को। जब से हम गैर फाल हुए हैं, अब वो कोई ना कोई एक आध कारकुन है जो वो उनको वो ड्यूटियां लगाता है। मैं कल भी उधर FWMC के सीईओ साहब के पास गया था, यही मसाइल लेके गया था। वो बड़े मेहनती बंदे हैं, रंधावा साहब, काशिफ रजा वान साहब को, काशिफ रजा वान साहब के पास मैं कल भी गया था और उनसे दस्ता गुजारिश की थी कि वो सफाई के जो मामलात हैं वो कम हो गए हैं, उसको बेहतर किया जाए। हालांकि ये बड़े मेहनती अफसर हैं, इन्होंने ये जो बड़ी ईद बकरा ईद गुजरी है उस पर इन्होंने इनको शाबाश देनी चाहिए और देते भी हैं। ये बड़े मेहनती अफसर हैं और इन्होंने बड़े अच्छी सफाई का निज़ाम चलाया था। लेकिन अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके वो सफाई के मामलात कम हो रहे हैं। अच्छा, ये भी देखने में आया ना कि यूनियन काउंसिल से जब चेयरमैन को उठाया गया तो ज्यादातर नून लीग के थी, और नून लीग की जगह उन्होंने पीटीआई के जो कंटेस्टेंट थे, जो जीत नहीं सके थे, सेकंड नंबर पे रह गए या थर्ड पे रह गए, उनको लाके उन्हीं चेयर्स पे बिठा दिया गया। हाँ जी। और कोशिश की गई कि अब मामलात को इनके जरिए चलाया गया जाए। मतलब अवाम के सामने ये टीवी न्यूज या जो भी अवाम के सामने ये रखा गया कि बल्दियात को खत्म कर रहे हैं और खत्म करने के बाद दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे, तब तक सेक्रेटरीज जो हैं वो मामलात को बेहतर करेंगे। लेकिन असल में इनको उतार के पीटीआई के जो नॉन इलेक्टेड पर्संस थे उनको सीट्स पे, उन्हीं सीट्स पे विराजमान करवा दिया गया। ये भी तो एक गैर आईनी जो है सूरत में बात भाई पता क्या होती है, जब बंदा इलेक्शन लड़ के जीत के आता है ना तो उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैंने अवाम को डिलीवर करना है, और अवाम की उनसे उम्मीदें होती हैं कि हमने इनको वोट दिया है और इनसे हमने काम लेने हैं। और वो बंदा जो है ना अपनी पूरी पावर से, अपनी कोशिश से काम करता है। जब कोई बंदा हार जाता है तो वो डिसहार्ड भी होता है, और वो 2-3 साल बाद उसको अचानक ड्यूटी लगा दी जाए कि भी आप ये करें, तो उसके पास ना तो कोई इख्तियार होते हैं। अब इन्होंने जो है ना वो बैठाए थे आर्जी तौर पर यूनियन काउंसिलों में, तो वो लोग जाते थे कि हमारा ये पैदाइश का जो है ना वो लेट इंदराज है तो आप प्लीज कर दें। उनको, उन बेचारों के पास सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं थी, तो वो मायूस होते थे कि अब हम कैसे करें। ये जो ना हारे हुए लोग थे और वो सिफारशी बन के बैठ गए, उनको ना तो कोई पता था और ना उनकी जो कोई विश थी कि हम कोई काम करें। वो सिर्फ कुर्सी पे घूमने के लिए बैठ गए, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। और कुछ दिनों बाद वो खुद ही चले गए कि जब लोग आके उनको कहते थे कि महंगाई हो गई है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, तो वो सामना भी नहीं कर सकते थे अवाम का। इसलिए जो है ना वो लोग इधर उधर बैठ के अपना आई चलाई कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। अच्छा, लूम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान के आने से पहले ये इंडस्ट्री बेहतर थी या अब बेहतर है? नहीं, इंडस्ट्री आने से पहले भी बेहतर नहीं थी, आज बेहतर है। उसकी वजह चले जी, ये तो फिर आपने बड़ी बेहतर बात की कि इमरान खान के आने का सबूत ये है कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि इंडस्ट्री आज मैं मान रहा हूँ जी, मैंने बड़ी सोच समझ की बात की है। आने से पहले पावर लूम हमारी 40-50 रुपए फी किलो बिकती थी। अब ये जो है ना इस गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी अच्छी की है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बिजली के लिए इन्होंने हमारे लिए पैकेज तैयार किया 7.5 सेंट फी यूनिट का, वो अगर बहाल करें। पिछले साल इन्होंने यही रिलीफ दिया था कि जो एक्स्ट्रा यूनिट चलाएंगे आपको हाफ रेट में मिलेंगे। इन्होंने आके हमारे लिए जो हमारे रिफंड रुके हुए थे वो जारी किए। ऊपर से एक ये जो कोरोना है ये हमें रास आ गया। रास ऐसे आ गया कि इंडिया में कोरोना की वजह से, बांग्लादेश में कोरोना की वजह से, चाइना में एक्सपोर्ट की कमी आई से एक्सपोर्ट ऑर्डर मंसूख हुए और वो तमाम ऑर्डर जो है ना वो पाकिस्तान को मिले हैं। ये तो वैसे खुशकिस्मती है अल्लाह ताला की तरफ से। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनाम मिला है। हमारी जो इंडस्ट्री वो 40-50 रुपए फी किलो बिक रही थी,
अब वो हमारी इंडस्ट्री बन गई है, अब वो पावर लूम बन गई है। और ये जो 80-90 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए वाली लूम थी, अब वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की लूम हो गई। अब वो मशीन बन गई है, पहले वो स्क्रैप था। इसकी मेन वजह जो है वो चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में ऑर्डरों का ना जाना और बाहर का जो है वो पाकिस्तान पे करना, दबाव ज्यादा इधर जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया गया, या अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी रहमत की, हमारे इधर कोरोना नहीं फैला, उस वजह से जो हमें आर्डर है ना वो ज़्यादा मिले हैं और हमारी इंडस्ट्री इस वक्त रन कर रही है। मैं फिर दोबारा आपके ये चैनल की तवज्जो से वज़ीर आज़म साहब से ये कहूँगा कि प्लीज़ आप दोबारा जो है ना वो 7.5 सेंट करें, सुई गैस का 6.5 सेंट रेट करें, बिजली का 7.5 सेंट करें और हमें कोई अच्छा को रिलीफ दे। ये जो मतलब मजीद रिलीफ दिया जाए। बिजली वाला रेट पे दिया ना, ये कोई रिलीफ नहीं है, ये पिछले साल में लोगों ने अवेल कर लिया। अब वो 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे। ये जो पीक आवर वाला रिलीफ है वो तमाम इंडस्ट्री उठाएगी। इनको कोई मजीद ऐसा चाहिए कि जो छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, उनको कोई बराह रास्त कोई रिलीफ दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ उमर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब, ये बड़ी अच्छी बात है और पॉजिटिव बात है कि अपोजिशन का शख्स आपके साथ बैठ के इस चीज़ को बावर कर रहा है कि वज़ीर आज़म के आने के साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश की है। आप क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से आई है, शुरू में मुश्किलात बहुत थे और इंशाल्लाह आप दिन ब दिन वैसे ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप दोनों के जो बातें हैं वो मैच नहीं कर पा रही। यानी अपोजिशन का शख्स कह रहा है कि अच्छा हमारा इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है। जी, मैं आपने मेरी पूरी बात वाले बंदे कह रहे हैं कि गंदम महंगी कर दी है। मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको पार्टी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात मैंने पहले की कि जो जहां पे हमें थोड़ा सा मामलात में कोई फर्क नजर आए तो बरमला कह देना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज बेहतर अगर हो तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इन्होंने बात की कि बिजली पे जो है वो इतना फ़ायदा नहीं हुआ या 8%। मैं पाकिस्तान फ्लोर मिल इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो इनके अदवार में आप देखेंगे कि तकरीबन पंजाब में जो है 1000 के करीब फ्लोर मिल्स थी, जिसमें से बमुश्किल 400 फ्लोर मिल्स चल रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की जब से गवर्नमेंट आई है तमाम इंडस्ट्री चल पड़ी है। और देखो जो बात करते हैं कि पहले जो इनके दौर में जो जब इंडस्ट्री बंद थी तो खुद फरमा रहे हैं कि जी हमारे जो लूमें थी वो बिल्कुल 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी। अगर उस वक्त वो 40 रुपए किलो के हिसाब से वो बिक रही थी तो इट मीन्स कि वो बंद थी। अब क्योंकि चल रही है तो ऑटोमेटिक उसको रिलीफ तो मिलेगा बिजली की मद में। तो हमारी गवर्नमेंट चाह यही रही है कि आप जो है अपने जो है इंडस्ट्री को चलाए और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने बढ़ाए, ताकि आप ज्यादा चलाएंगे तो आप ज्यादा रिलीफ ले सकते हैं। मकसद इस पॉलिसी का ये है कि इंडस्ट्री चले और 24 आवर चले और ये पहिया इस तरह मतलब घूमता रहे और चलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी काफ़ी बेहतर इकदाम किए, बिजली की मद में भी किए और आप मजीद आप देखेंगे मजीद पैकेजेस आएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और मजीद पैकेजेस आएंगे। आप देखेंगे इस मुल्क में इंशाल्लाह हर इंडस्ट्री चलेगी, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। और आप कह रहे थे ना कि अगले इलेक्शन में आप क्या लेके अवाम के पास जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे पास इतना मौआद आ जाना है कि हम जब अवाम के पास जाएंगे अल्लाह की करम नवाजी से हम ये भी कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट फिर हमारी होगी। चलें जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अवाम अपने वोट की ताकत से ये सेहरा किसके सर सजाती है। हमारी आज की डिश भी तैयार हो चुकी है और देख के हमारे मुंह में बड़ा पानी आ रहा है। हमारे जो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी चखाएंगे तो जरूर आप कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा हमारे शेफ को कि कैसा उन्होंने तैयार किया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जो है आपके साथ रही। तो नाज़रीन, अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।